नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक बार आज की क्विज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी एग्जाम के लिए कंप्लीट तैयारी करने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसे ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट पिक्स या स्टडी मटेरियल या वीडियोस, इसके अलावा जो रेगुलर क्विज यहाँ आयोजित की जा रही है 25-25 प्रश्नों की, वो सब आपको मिलते रहेंगे। ये परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार सिद्ध होगा, ऐसा हमारा उद्देश्य भी है। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि जो सार्क समूह है उसकी पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये ढाका बांग्लादेश वाला हो जाएगा। यहाँ इसकी पहली बैठक आयोजित हुई थी। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि आंध्र और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल जो है वो चैत्र महीने में शुरू होता है, लेकिन अब यहाँ पर दिया हुआ है कि उसे कहा क्या जाता है। एग्जैक्टली उसे क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है और महाराष्ट्र में किस नाम से संबोधित करते हैं, ये असल में आपको बताना है। इसमें ये वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो नीचे जो विकल्प दिए हैं उन्हें आप देखेंगे। लावड़ी कहा जाता है बैसाखी, गुड़ी पड़वा या भाऊ बीज। तो भाऊ देखकर आप महाराष्ट्र में मत चले जाइएगा, ये गुड़ी पड़वा है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये किस राज्य में स्थापित किया गया। तो ये मणिपुर है। ठीक, पहला खेल विश्वविद्यालय, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मणिपुर। इसके बाद नेक्स्ट, माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा है। यहाँ आप देखें तो ये सुचित्रा सेन की है, राम मनोहर लोहिया की है, लाल कृष्ण आडवाणी या सुचेता कृपलानी। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। इसका 56% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, ये वाला सही है। इसके बाद संघार, अब ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो संघार का संधि विच्छेद करके आपको बताना है कि एक्चुअल जो इसका खंड है, मतलब 2 खंड आपको करने होंगे, तो वो कौन कौन सा है। सन प्लस हार लिखेंगे ऐसे, या न के साथ हलंत लगेगा और हार होगा, या म मतलब सम और हार होगा, या सम हार होगा, मतलब सम ऐसे लिखेंगे और म के साथ ऐसे हलंत रहेगा। तो इसका डी वाला सही है, मतलब म रहता है, जब उसे आप जोड़ते हैं ना तब वो संहार मतलब ऊपर की तरफ ऐसे अनुस्वार लग जाता है। तो ये संधि के नियम होते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। देखिए अशुद्ध विलोम युग्म का आपको चुनाव करना है। तो कर्कश का मधुर होता है विलोम शब्द, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, ऋजु का वक्र होता है, ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही हो जाएगा। ठीक है, ऐहिक मतलब बीसी लोक का और लौकिक मतलब बीसी लोक का। तो ये दोनों जो है ये पर्यायवाची हो सकते हैं, विलोम नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। अशुद्ध पर्याय समूह का आपको चुनाव करना है। तो अरविंद, कंज और नलिन ये कमल के पर्यायवाची हैं। आगार, निलय और धाम ये मकान या घर के पर्यायवाची हैं। दस्यु, मोशक और खनक ये धूर्त और जो नालायक मनुष्य होते हैं उनके पर्यायवाची हैं। लेकिन इसमें अब आप देखिए पीयूष और सुधा ये अमृत का पर्यायवाची है, लेकिन दृग जो है वो नेत्र को कहा जाता है। तो ये वाला डिस्टर्ब है और इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विट्रियोल आयल किसको कहा जाता है। तो ये कौन सा है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, फास्फोरिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। शहद का मुख्य घटक क्या है। तो शहद जो है वो फलों और फूलों की शर्करा होती है, तो इसको फ्रक्टोज ही कहा जाएगा। इसका डी वाला हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि दीवार से एक प्रतिध्वनि को सुनने के लिए, मतलब दीवार से आवाज टकरा रही है, फिर उसकी इको जनरेट हो रही है, तो उसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी दूरी रहेगी तो प्रतिध्वनि बनेगी। तो यहाँ उसकी दूरी आप ध्यान दीजिएगा, ये 17.2 मीटर होती है। ठीक है, एग्जैक्टली कितनी होती है, 17.2 मीटर होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ जैनिज्म के जो 3 जेम्स हैं, मतलब त्रिरत्न जिन्हें कहा जाता है,
उनके बारे में दिया हुआ है और ये निर्माण के पथ पे चलने के लिए या निर्माण की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये कौन कौन से त्रिरत्न हैं यहाँ आप देखें, राइट स्पीच, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट है, या राइट बिलीव, राइट नॉलेज और राइट बिहेवियर है। इसी प्रकार से दो और हैं, तो इसका डी वाला हो जाएगा। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? राइट बिलीव है, इसके अलावा राइट नॉलेज है और राइट कंडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, यही चीज यहाँ हिंदी में दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, खगोलविद वराहमिहिर और महाकवि कालिदास, ये दोनों जो रत्न हैं, ठीक है, ये किसके दरबार के हिस्से थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त काल का प्रतापी शासक था, जिसे कि विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, मतलब पहली विक्रमादित्य की उपाधि उन्हीं की थी, तो उनके दरबार के ये थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या सिर्फ विक्रमादित्य। इसके बाद आगे चलते हैं, नवरत्न थे और नवरत्न जो थे वो डाइवर्सिटी वाले थे, मतलब उनमें जो जानकारियां थी वो अलग अलग तरह की थी। इसके बाद अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे 13वें क्वेश्चन में कि जो सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का, लोदी वंश ये सल्तनत काल का सबसे अंतिम वंश कहा जाता है, उसके बाद मुगलों का आगमन हो जाता है। तो सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? अब इसे आप पानीपत के पहले युद्ध से गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोदी का समय था। तो इसमें जो विकल्प दिए हैं उसे आप ध्यान से देखिए, इसका 35वां हो जाएगा। 1489 से लेकर वो 1517 तक रूल करता है। 1517 से लेकर 1526 ये इब्राहिम लोदी का समय रहता है, अंतिम। इसके बाद 14वें को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एंड परमानेंट एलिमेंट एक्सेप्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब इसमें से कौन सा एक जो एलिमेंट है वो नहीं एक्सेप्ट किया गया है? तो जो 3 है नीचे वाले, उन्हें आप देख पा रहे हैं कि उन्हें एक्सेप्ट किया गया है। इलेक्टेड और अकाउंटेबल जो रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेचर है वो एक्सेप्ट किया गया है, और कॉन्सिडरिंग द प्लान ऑफ फेडरेशन ये भी एक्सेप्ट किया गया है, और गवर्नमेंट मेंबर वाला जो है नॉमिनेशन वाला वो भी एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री ये नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, असल में यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन नंबर 14 में कि कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें आप 36 जो ये ए वाला है उसको चुनिएंगे, देश के लिए लिखित संविधान। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो डू और डाई, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कौन सी गांधीवादी विचारधारा, मतलब आर्थिक विचारधारा से संबद्ध नहीं है? तो गैर हिंसक अर्थव्यवस्था ये गांधी जी की विचारधारा थी। डिसेंट्रलाइजेशन का भी उनका पूरा प्लान था, विकेंद्रीकरण वो चाहते थे, कुटीर उद्योगों का निर्माण वो भी चाहते थे, और गांवों का पूरा कंप्लीट विकास, सर्वोदय की जो अवधारणा थी वो भी, लेकिन मशीनरी से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। नवीनतम टेक्नोलॉजी का अधिकतम इस्तेमाल ये नेहरू जी की विचारधारा थी, गांधी की नहीं थी। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस इन टाइम डिफरेंस इन 1 आवर विल बी, मतलब जो देशांतरीय दूरी है वो 1 घंटे के समय अंतराल में कितनी होगी? तो वो 15 डिग्री होगी, जैसा कि यहाँ ए वाले विकल्प में दिया है। इसके बाद 18वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, रूर बेसिन ये किस भारत का जो रूर है वो किस नदी बेसिन को कहा जाता है? वैसे रूर शब्द जो है वो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन इंडिया में किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये नदी बेसिन है दामोदर का, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला भारत का ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है? तो गोरखपुर जिला है, जोधपुर है, किन्नौर है या कुलेर है? तो इसमें से किन्नौर हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पूछा गया कि जब आरबीआई स्थापित किया गया था तो उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर था? तो वर्तमान में भले ही मुंबई में है, लेकिन शुरुआत में कहाँ था? कोलकाता में था, तो इसका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, तो उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने कि पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। यहाँ से आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, यहाँ आप देख रहे हैं। व्लादिमीर लेनिन का नाम है, जोसेफ स्टालिन का नाम है, लियोनिड ब्रेजनेव का नाम है और खुश्चेव का नाम है। तो ये स्टालिन था, ठीक है, जोसेफ स्टालिन, ये इन्हीं की विचारधारा थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है ये जीवी रामकृष्णन है। यहाँ इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होता है, 22वें को हमने देखा। इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें पूछा गया कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 66 में है, यहाँ आप देखें सी वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट 24वें को देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो महिला आरक्षण ये हर बार सरकार का मुद्दा होता है, मतलब हर सरकारें इस पे काम करने का दावा करती हैं, लेकिन करता कोई नहीं है, जबकि होना चाहिए। तो लोकसभा में है, राज्य विधानसभाओं में है, या सिर्फ पंचायती राज में है, या सभी में है? तो देखिए पंचायतों के अलावा ऐसा आरक्षण का जो प्रावधान है अभी तक कहीं नहीं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखें जो कि अंतिम है 25वां। इसमें पूछा जा रहा है कि
चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन एंड फॉरेनर्स। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज अवेलेबल टू बोथ। अब इसमें आपको ये देखकर बताना है, देखिए इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये तो पहला वाला स्टेटमेंट है, सेकंड वाला ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अवेलेबल टू ओनली सिटीजन। मतलब जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ऐसा दिया हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ गलत है और इसीलिए हमें इसका जो डी वाला है वो चुनना चाहिए, नाइदर वन एंड नॉर टू। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को कंप्लीट किया है।